हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी 3D ज्योमेट्री कंप्लीट करवाया जा रहा है, वो भी एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन के साथ। तो अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का सारा बात पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ आगे की बातें करेंगे, उसके बाद आज प्लेन भी स्टार्ट करेंगे, समतल। तो पहले आज एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, उस पर थोड़ा बात कर लिया जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा नोट है ना। क्या है समझिए, जैसे पूरा एकदम डिटेल समझिएगा चीजों को। हम लोग को पता है कि एक्सिस हमारे पास 3 प्रकार का होता है। एक्सिस हमारे पास 3 प्रकार का होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस बिल्कुल ऐसे बोर्ड पर परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका ओरिजिन। ओरिजिन जिसका वैल्यू 0,0,0 है। सही है। चलो अब समझना क्या है तो समझिएगा। आपको पता है कि एक्स एक्सिस के तरफ जो वेक्टर लिया जाता है उसे आई कहते हैं। वाई एक्सिस के तरफ जो वेक्टर लिया जाता है उसे जे कहते हैं। और जेड एक्सिस के तरफ जो वेक्टर लिया जाता है उसे के कहते हैं, है ना। और इस आई में एक खास बात है कि यह आई एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है। अब सुनिएगा, अगर इस एक्स एक्सिस का आपसे डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए, दिक् अनुपात पूछा जाए, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस के तरफ कौन सा वेक्टर है, आई। और डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो आई जे के का डायरेक्ट कोफिशिएंट ही होता है। तो भैया आई का कोफिशिएंट तो 1 है, जे है नहीं 0, के है नहीं तो 0। और आपको पता है कि ये जो वेक्टर आई है, ये एक प्रकार का यूनिट वेक्टर भी है। तो डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिट वेक्टर में से आई जे के हटाने से आ जाता है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर अगर आई है और आई में से अगर आई जे के हटाओगे तो क्या बच जाएगा, 1 0 0। ठीक से सुनिएगा, ये जो आई है ध्यान से सुनना। अच्छा इधर सुनना आराम से। एक्स के तरफ जो वेक्टर है वो आई है, तो आई में से आई जे के को हटा दोगे तो आई का कोफिशिएंट 1 बचेगा, जे है नहीं के है नहीं तो 0 0 आएगा। मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो आया 1,0,0। अगली बात, आई एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है। और आपको पता है कि मात्रक सदिश में से आई जे के का जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन कोसाइन बताता है। तो भैया आई का कोफिशिएंट 1 है, जे और के तो है नहीं, दोनों के जगह पे 0। तो कहने का यह मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, सेम। ठीक उसी प्रकार अगर इसका डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए तो यहां अगर वेक्टर में से आई जे के हटाओगे तो आई तो है नहीं 0, जे है तो 1 और के तो 0। डायरेक्शन कोसाइन भी वही हो जाएगा, जो डायरेक्शन रेशियो होगा वाई एक्सिस का वही डायरेक्शन कोसाइन भी हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, 0 0 1, और इसका डायरेक्शन कोसाइन भी वही हो जाएगा 0 0 1। कोई दिक्कत? तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, वो आपने समझा। अब अगला बात हमको समझना है इसका इक्वेशन, है ना, इसका इक्वेशन। ठीक है, चलिए इक्वेशन यानी समीकरण।
अब बताइए, एक्स एक्सिस पर पॉइंट पता है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो क्या किसी भी लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, x माइनस एक्स वन यानी 0 बाय डायरेक्शन रेशियो यानी 1, फिर y माइनस वाई वन यानी 0 बाय डायरेक्शन रेशियो यानी 0, z माइनस z1 मतलब 0 बाय डायरेक्शन रेशियो यानी 0। ये x एक्सिस प्यारे एक प्रकार का लाइन है, लाइन पर एक पॉइंट पता है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन बाय ए डायरेक्शन रेशियो, y माइनस वाई वन बाय बी डायरेक्शन रेशियो, z माइनस z1 बाय सी डायरेक्शन रेशियो। यानी अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो ये आपको x बाय 1, y बाय 0 और z बाय 0 दिखेगा। अब इसी के आधार पर आप y एक्सिस का भी इक्वेशन लिख सकते हैं, y एक्सिस का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। y एक्सिस पर भी एक पॉइंट 0 0 0 है। अब y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो दिया है तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स वन बाय ए मतलब डायरेक्शन रेशियो, y माइनस वाई वन मतलब 0 अब बाय डायरेक्शन रेशियो 1, z माइनस z1 जो पॉइंट है 0 बाय डायरेक्शन रेशियो 0। समझ रहे हो क्या? ये है x1 y1 z1, ये है a b c डायरेक्शन रेशियो। तो x माइनस एक्स वन बाय ए, y माइनस वाई वन बाय बी, z माइनस z1 बाय सी हो गया। इसी को आप ठीक से देखेंगे तो ये आपको x बाय 0, y बाय 1 और z बाय 0 दिखेगा। ये y एक्सिस का काम हो गया। अगर आप z एक्सिस की बात करेंगे तो z एक्सिस पर भी ये वाला पॉइंट है और z एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो ये है, तो फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस एक्स वन बाय ए, y माइनस वाई वन बाय बी, z माइनस z1 बाय z माइनस z1 0 ही है बाय c। इसी को ठीक से देखेंगे तो आपको ये x बाय 0, y बाय 0 और z बाय 1 दिखेगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का डिटेल कॉन्सेप्ट हम यहां पर बता दिए। ओके, चलो, है ना, इस सब का ध्यान रखिएगा। शुरू में ये सब हम डायरेक्ट लिख दिए थे, अभी यहां पर हम पूरा एक्सप्लेन करके लिख दिए हैं, कैसे वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पॉज करिए और नोट कर लीजिए। कर लिए? अब अगला पॉइंट क्या है सुनिएगा, अब अगला पॉइंट क्या है सुनिएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सेस, है ना, अक्षों से बिंदु की लंबात्मक दूरी, अक्षों से बिंदु की लंबात्मक दूरी, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। ऐसे दूसरे एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो ये फिक्स है, पूछा ही जाएगा। क्या पूछा गया सुनिएगा। आइए पहले हम समझा देते हैं कि हम इस हेडिंग का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक्सिस है,
3 एक्सिस है, ये ओरिजिन है जिसका वैल्यू 0 0 0 है। हम ये बताना चाहते हैं कि मान लीजिए इसे हवा में, हवा यानी स्पेस में यानी अंतरिक्ष में एक बिंदु है, तो हवा में तो बिंदु दिखा नहीं सकते, तो चलिए यहीं पर एक दिखा देते हैं कि बिंदु है P जिसका कोऑर्डिनेट यानी नियामक x, y, z है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट और x के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट और y एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट और z एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। मतलब इस बिंदु से तीनों अक्ष का लंबात्मक दूरी कितना होगा, ये बताना चाहते हैं। ठीक है सर, आइए चलो एक काम करिए, इसको इससे मिला दीजिए। ये जो PA है, इसी PA को कहा जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। P की लंबात्मक दूरी कहां से, x अक्ष से, यही PA का मान चाहिए हमको। और इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये OP, तो डिस्टेंस फार्मूला से इस OP का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, x माइनस x1 मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस y1 यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z माइनस z1 मतलब z माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया, OP का वैल्यू निकल गया। अच्छा, ये जो पॉइंट है प्यारे वो x एक्सिस पर है, और आपको पता है कि x एक्सिस पर पॉइंट में केवल x होता है, बाकी दोनों 0 होता है। अब अगर OA निकालोगे तो कितना होगा, रूट अंडर x माइनस x1 मतलब 0 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस z1 मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर। और रूट अंडर x स्क्वायर को क्या कहा जाता है, मॉड x। यानी OA का मान मिल गया, OA का मान मिल गया, OP का वैल्यू मिल गया, तो क्या PA नहीं निकाल सकते हो पाइथागोरस से? यस सर, तो पाइथागोरस के हिसाब से जो PA निकलेगा वो रूट अंडर OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर होगा। चलिए OP मतलब ये, इसका वैल्यू ये है, स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा। फिर OA का वैल्यू है मॉड x, स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर आप ठीक से देखेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यानी कहने का ये मतलब हुआ, आइए कहने का ये मतलब हुआ, पहला पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P from x axis, from x axis बराबर रूट अंडर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। समझिए बात, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P का कहां से, x एक्सिस से, तो क्या आया, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्या आया जी, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मतलब अगर आप ठीक से देखेंगे तो जिस एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है उसके फॉर्मूला में उसका चर्चा नहीं है। x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, x अक्ष से दूरी पूछा है, तो देखो फॉर्मूला में x का चर्चा नहीं है। तो सोच के बताइए, अगर ठीक इसी प्रकार परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम
y एक्सिस पूछता तो क्या होता, तो y एक्सिस से पूछा तो y का चर्चा नहीं होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का चर्चा होगा। अच्छा यहां दिख रहा है क्या? अच्छा थोड़ा सा इधर और आ सकता है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम जेड एक्सिस पूछेगा, तो जेड एक्सिस पूछेगा तो जेड एक्सिस में से जेड का चर्चा नहीं होगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी अक्ष से किसी भी बिंदु का दूरी पूछेगा, वो सबका फॉर्मूला पता है। एक्स से पूछेगा तो फॉर्मूला में एक्स नहीं दिखाई देगा, वाई से पूछेगा तो वाई नहीं दिखाई देगा, जेड से पूछेगा तो जेड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आइए इस पर एक एग्जांपल भी हम आपको दिखा देते हैं, यहीं पर एक एग्जांपल भी देख लीजिए, है ना। ये एग्जांपल यहां पे देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपसे पूछा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P -3 -6 -8 फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा, तो भैया एक्स एक्सिस पूछा तो फॉर्मूला के अनुसार किसका किसका स्क्वायर करोगे, एक्स एक्सिस से पूछा तो किसका किसका स्क्वायर करोगे, वाई और जेड का करोगे, तो वाई का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 और जेड का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आ जाएगा ये 10, 64 और 36 100 और 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, 10 आपका आंसर आ गया। भैया किससे पूछा था, एक्स से पूछा था, तो फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई का वैल्यू -6 का स्क्वायर और जेड का वैल्यू -8 का स्क्वायर, फॉर्मूला आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये भी एक पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिया जाए अच्छे से, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्यारे, हमारा फिलहाल यहां लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण वाला जो टॉपिक था फिलहाल कंप्लीट हुआ, एनसीईआरटी भी कंप्लीट हुआ। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो शुरू करेंगे प्लेन यानी समतल, प्लेन यानी समतल, ठीक है। चलिए तो हेडिंग में लगा देंगे, पहले तो आप सिंपल हेडिंग लगाइए प्लेन, प्लेन यानी समतल। थोड़ा इसके बारे में दिखाते हैं हम आपको, ये प्लेन यानी समतल क्या होता है सुनिएगा। जैसे मित्र अभी हम जिस बोर्ड पर लिख रहे हैं वो बोर्ड हमारे लिए प्लेन का काम करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप जिस कॉपी पे लिख रहे हैं वो कॉपी भी आपके लिए प्लेन का काम करेगा। ये जो बुक है हमारे हाथ में यह भी हमारे लिए प्लेन का काम करेगा, ये वाला हिस्सा है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो प्लेन का काम करेगा, प्लेन यानी समतल का काम करेगा। तो अब हम लोग इसी प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। एक बात हम आपको बता देते हैं, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। अभी से जब जब प्लेन का चर्चा होगा, जब जब समतल का चर्चा होगा, तो प्लेन पर एक नॉर्मल का चर्चा अपने आप होगा, क्योंकि नॉर्मल का यानी अभिलंब का चर्चा करके ही प्लेन के इक्वेशन यानी समीकरण के बारे में समझेंगे। तो अपने दिमाग में एक बात बैठा दीजिए कि जब जब हम प्लेन यानी समतल का चर्चा करेंगे उस पर एक नॉर्मल का चर्चा भी होगा, अभिलंब का चर्चा भी होगा। अब वो नॉर्मल यानी अभिलंब उस प्लेन के किसी भी हिस्से पे रह सकता है, जहां मन करेगा वहां रह सकता है,
कोई इसका फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, लेकिन अगर जब भी प्लेन का चर्चा होगा तो नॉर्मल यानी अभिलंब का चर्चा होगा ही होगा। समझ गए? वो किसी भी हिस्से में रह सकता है। चलिए, ये बात उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो सबसे पहले जो पढ़ा जाता है उसका नाम है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। हम आराम आराम से सारी बातें बताएंगे, कोई हड़बड़ी हमको नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप समझ लें अच्छे से। समतल का व्यापक समीकरण, समतल का व्यापक समीकरण, थोड़ा हम इसके बारे में बता देते हैं कि जनरल इक्वेशन यानी व्यापक समीकरण का क्या मतलब हुआ। मतलब यह हुआ कि अभी हम जो भी इक्वेशन लिखेंगे ना, समझो प्लेन वही है, प्लेन का इक्वेशन किसी भी तरीके से निकालोगे तो आंसर वैसा ही आएगा जैसा अभी हम बताने वाले हैं। जनरल इक्वेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब अभी जो हम आपको बता देंगे उसके बाद जब भी कभी प्लेन का इक्वेशन निकालोगे तो अभी जो बताए थे वैसा ही रहेगा, कुछ नया नहीं आएगा, है ना। जैसे ax प्लस by प्लस d बराबर 0, ये जो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये आपको पता है लाइन का इक्वेशन है, रेखा का समीकरण है। और दुनिया में जितने भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2D ज्योमेट्री में, वो सब के सब इसी प्रकार का दिखता है। तो ठीक उसी प्रकार अभी हम बताने वाले हैं कि भैया प्लेन दिखता कैसा है, प्लेन का समीकरण दिखता कैसा है, समतल का इक्वेशन होता कैसा है, ये हम पढ़ने वाले हैं। प्लेन का इक्वेशन होता कैसा है, समतल का समीकरण होता कैसा है, उसी को कहते हैं जनरल इक्वेशन। तो दो तरीके से समझाते हैं, दो तरीके से। पहला वेक्टर फॉर्म, पहला वेक्टर फॉर्म, और दोनों तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वेक्टर फॉर्म, ये क्या है? मान लीजिए यह एक प्लेन है, और जैसा कि अभी हमने आपको बताया ये हमारा हाथ प्लेन है, तो प्लेन पर अपने आप किसका चर्चा होगा? नॉर्मल का। उसी प्रकार से समझिए कि ये प्लेन है और इस पर किसका चर्चा हो जाएगा? तो नॉर्मल यानी अभिलंब का। तो मान लीजिए यह एक प्लेन है, इस पर एक नॉर्मल यानी अभिलंब है n। कौन है? n। एक नॉर्मल यानी अभिलंब है कौन? कौन है? n। ये आपका कौन है? नॉर्मल। नॉर्मल यानी अभिलंब। प्लेन का जब जब चर्चा होगा नॉर्मल यानी अभिलंब का चर्चा अपने आप हो जाएगा। ठीक है? तो भैया वेक्टर फॉर्म में, हिंदी में कहेंगे सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म को हिंदी में क्या कहेंगे? सदिश रूप में। तो वेक्टर फॉर्म में प्लेन का जनरल इक्वेशन ये होता है r डॉट n बराबर q। अब इसको अच्छे से समझो, आज के बाद जब भी कभी प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। इसमें ये जो r है वो अननोन है, r के जगह पे r ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन r के बगल में जो है, इस पर फोकस करो, r के बगल में जो है वो नॉर्मल है, r के बगल में जो है वो नॉर्मल है, r के बगल में जो है वो अभिलंब है, r के बगल में जो है वो अभिलंब है। इस बात पे ध्यान रखो। और ये कोई ना कोई नंबर होगा, ये कोई ना कोई संख्या होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है
कि प्लेन का इक्वेशन वेक्टर में r डॉट n बराबर q जैसा होता है। r के जगह पे तो r ही लिखा रहेगा, लेकिन n के जगह पे जो भी, मतलब r के बगल में जो भी चीज लिखा रहेगा उसको नॉर्मल यानी अभिलंब कहेंगे। r के जगह पे तो r ही लिखा रहेगा, लेकिन r के बगल में जो लिखा रहेगा वो नॉर्मल यानी अभिलंब रहेगा, और RHS में जो लिखा रहेगा वो कोई ना कोई नंबर यानी संख्या होगा। क्लियर है? अब दूसरा होता है इसका कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा क्या होता है इसका? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म सुनिएगा अच्छे से। फिर से एक प्लेन बनाया हमने, और आपको पता है प्लेन पर तो अब अपने आप किसका चर्चा हो जाएगा? नॉर्मल का। ये आपका नॉर्मल है यानी अभिलंब है। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में इस नॉर्मल का हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म में इस नॉर्मल का हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए ABC। वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट नॉर्मल चाहिए, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप, इसको हिंदी में कार्तीय रूप कहेंगे। कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप में नॉर्मल का हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तब जाके इसका जो इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है वो ये होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। ये होता है किसी भी प्लेन का, समतल का इक्वेशन। किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। यानी आज के बाद कभी भी प्लेन अगर कार्टेशियन में रहेगा तो वो ऐसा ही दिखेगा। अगर कभी भी प्लेन को कार्तीय रूप में लिखेगा तो ऐसा ही दिखेगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इसमें समझने लायक क्या है कि कार्टेशियन फॉर्म में कार्तीय रूप में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होता है नॉर्मल का। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होता है नॉर्मल का। x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक अभिलंब का दिक् अनुपात होता है। यह बात ध्यान रखना है। ये दोनों चीज r के जगह पे r ही रहेगा, r के बगल में जो रहेगा वो नॉर्मल वेक्टर होगा, और ये कोई ना कोई संख्या होगा। इसमें x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होगा, वो भी किसका? नॉर्मल का। और ये d कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई संख्या होगा। उम्मीद करते हैं वेक्टर फॉर्म में कहां कौन रहता है उस बात को आप शायद समझ पाए होंगे। एक सेकंड, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में कौन कहां रहता है उसको आप समझ पाए होंगे। चलिए आइए इसके बारे में छोटा सा कुछ उदाहरण करें, ठीक है। चलिए आइए, चलिए क्वेश्चन है कन्वर्ट in Cartesian form of r dot 3i minus 4j प्लस 6k बराबर 10। एक क्वेश्चन दिया, कन्वर्ट मतलब बदलिए, किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप में लाइए इसको। आप गौर से देखिए तो ये वेक्टर में लिखा हुआ है, सदिश में लिखा हुआ है, इसको कार्टेशियन में ले जाना है। देख लो, अभी हम बोले थे r के जगह पे r रहेगा, बिल्कुल है, देख लो r के जगह पे r रहेगा, r के बगल वाला नॉर्मल वेक्टर होगा, तो ये जो है वो नॉर्मल वेक्टर है, अभिलंब सदिश है, और ये q है, कोई ना कोई नंबर है। r के जगह पे r है, r के बगल वाला नॉर्मल है,
आर के जगह पे आर है और आर के बगल वाला ये कौन है, नॉर्मल है। अब कहा गया कि भैया इसको कार्टेशियन में बदलो, कार्तीय में बदलो, वेक्टर में है कार्टेशियन में बदलो। सुनिए मित्र, कैसे करोगे, बहुत ज्यादा इसका यूज है, बहुत ज्यादा इसका यूज है, समझो। रूल क्या है, रूल है सिंपल, जब भी कभी वेक्टर को कार्टेशियन में बदलना हो तो सिंपल रूल है, आर के जगह पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दीजिए। रखिए तो कितना हो जाएगा, आर के जगह पर रखोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखोगे, बगल में डॉट 3i माइनस 4j प्लस 6k इक्वल टू 10। अब डॉट करिए, i वाले को i के साथ तो 3x, j वाले को j के साथ तो माइनस 4y, k वाले को k के साथ तो 6z, अब बराबर में 10। बदल गया कार्टेशियन में, बदल गया कार्तीय में। ठीक है, एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, दो कर लेंगे एकदम रिवाइज हो जाएगा। कन्वर्ट इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ r डॉट i माइनस j माइनस 10k इक्वल टू 3। फिर से r के जगह पे r है, r के बगल वाले को नॉर्मल वेक्टर यानी अभिलंब सदिश कहेंगे, और वो q कोई ना कोई नंबर है। इसको बदलना है फिर से किसमें, कार्टेशियन में। तो वही पुराना काम कीजिए, r को हटा के क्या बोला गया है रखने के लिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई माइनस जे माइनस 10 के बराबर 3। तो करो डॉट, आई को आई के से करोगे तो x आ जाएगा, j को j से करोगे तो y आ जाएगा, और k को k से करोगे तो माइनस 10 z आ जाएगा, अब बराबर में 3। ये देखो आ गया कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप। देख लीजिए एक बार फिर से, i को i से, j को j, अच्छा j को j से करेंगे तो माइनस y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस y हो जाएगा, है ना। i को i से तो प्लस x हो गया, j को j से तो माइनस y हो गया, और k को k से तो माइनस 10z हो गया। सही है ना। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होने का पता नहीं इतना क्यों खौफ आ जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि भैया वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे ले जाते हैं। अब इसका उल्टा बता रहे हैं कि कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे ले जाओगे, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको पॉज करके, हो गया। चलिए आइए, अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, कन्वर्ट इन वेक्टर फॉर्म ऑफ 5x माइनस 6y प्लस 3z इक्वल टू 2। इसको बदलना है वेक्टर में। कैसे बदलोगे, ये कार्टेशियन में दिया हुआ है, और कार्टेशियन में जो दिया हुआ है उसमें x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट -6 और z का कोफिशिएंट 3। यह नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। x y z का कोफिशिएंट नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इसको बदलना है वेक्टर में तो समझो रूल क्या है। रूल आराम से समझिएगा। पहले आप क्या कीजिए, दो बॉक्स बनाइए, दोनों बॉक्स के बगल में डॉट डालिए, दोनों बॉक्स के बीच में डॉट डालिए, बराबर में 2। पहला बॉक्स में आप आंख बंद करके एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के
लिख दीजिए। और दूसरा बॉक्स में क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो। x का कोफिशिएंट कौन है, 5, तो लिखो 5i। y का कोफिशिएंट -6, तो लिखो -6j। z का है 3, तो लिखो 3k। ऐसे करके अब क्या करिए, xi प्लस yj प्लस zk के जगह पे r रख दीजिए, बाकी जो अपने जगह पर है 5i -6j प्लस 3k बराबर 2। देखिए बदल गया वेक्टर में, देख लीजिए बदल गया। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए। 7x प्लस 8y माइनस z इक्वल टू 10, इसको बदलना है तो वही काम करेंगे। पहले दो बॉक्स बनाएंगे, दोनों के बीच डॉट लगाएंगे, बराबर में 10 जो है। फर्स्ट बॉक्स के बगल में xi प्लस yj प्लस zk लिखेंगे, और सेकंड बॉक्स के बगल में, और सॉरी सेकंड बॉक्स में क्या लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 7i, y का कोफिशिएंट 8j और z का कोफिशिएंट -1 है तो -k लिखिए। ठीक है, चलिए अब इस पूरे को क्या कीजिए आप, r मान लीजिए, तो हो जाएगा r डॉट 7i प्लस 8j माइनस k बराबर 10 हो जाएगा। ये समझ गए, दो डब्बा बनाना है, पहला डब्बा में xi प्लस yj प्लस z के रखना है, और दूसरा डब्बा में x के कोफिशिएंट में i लगाओ, y के कोफिशिएंट में j लगाओ, k के कोफिशिएंट में z के कोफिशिएंट में k लगाओ। बस इसके जगह पे r रख दो और आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आप वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर में जा सकते हैं। चलिए समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए प्लीज। आइए अब हम लोग दूसरा चीज पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग क्या पढ़े थे, जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। अब पढ़ेंगे व्हेन प्लेन passes through one point। हिंदी में लिखेंगे जब समतल एक बिंदु से गुजरती हो। हिंदी में क्या लिखेंगे, जब समतल एक बिंदु से गुजरती हो तो क्या होगा। आइए इसका भी दो है। पहले वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप की बात कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप की बात कर लेते हैं। चलिए यह आपका एक प्लेन है, हम पहले ही बोल चुके हैं। प्लेन है तो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा चर्चा में। वेक्टर फॉर्म है तो n ही दिया रहेगा। और दूसरा लिखा हुआ है कि व्हेन प्लेन पासेस थ्रू वन पॉइंट, मतलब प्लेन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, लेकिन हमको चाहिए वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, स्थिति सदिश चाहिए। चलो उसको थोड़ी देर के लिए हम अल्फा मान लेते हैं। तो देख लीजिए प्लेन पर पॉइंट पता है, नॉर्मल पता है, तो भैया इक्वेशन इज यानी समीकरण फॉर्मूला होता है r माइनस अल्फा डॉट n बराबर 0। ये होता है प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में जब प्लेन एक पॉइंट से पास करता है। r माइनस अल्फा डॉट n बराबर 0। r के जगह पे r ही रहेगा, अल्फा के जगह पे पॉइंट रहेगा जो दिया रहेगा, और n के जगह पे रहेगा नॉर्मल वेक्टर। बस n के जगह पे कौन रहेगा, नॉर्मल वेक्टर रहेगा। n के जगह पे कौन रहेगा,
नॉर्मल वेक्टर रहेगा। ठीक है, समझ गए ना। आर अननोन है वैसे ही रहेगा, अल्फा मतलब पॉइंट और एन मतलब नॉर्मल वेक्टर। अब इसी का देख लीजिए कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म भैया कार्तीय रूप देख लीजिए। तो यह एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन है तो पक्का है आपको क्या होगा, इस पर नॉर्मल होगा ही। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता होना चाहिए नॉर्मल का क्या लेते हैं हम लोग, डायरेक्शन रेशियो लेते हैं ए बी सी। और दूसरा बात है ये किसी न किसी पॉइंट से पास करेगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 y1 z1। देख लीजिए सबका अपना फिक्स है। कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए यानी नियामक। तो भैया इक्वेशन इज क्या होगा, इक्वेशन इज a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 अब प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। आप इस फॉर्मूला में देख रहे होंगे कि शुरू में ABC लिखा हुआ है, तो वो ABC डायरेक्शन रेशियो है। x y z के जगह पे कुछ नहीं रखना है, x1 y1 z1 आपका दिया गया पॉइंट है, आपका दिया गया पॉइंट है। तो ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू वन पॉइंट। आइए अब दोनों पर हम एक एक एग्जांपल करा देते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आइए फाइंड वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन passes through point 3 4 minus 5 having normal is 7i plus 2j plus 3k। चलिए एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और उनका नॉर्मल भी दिया है। तो उस प्लेन यानी उस समतल का वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में इक्वेशन चाहिए, समीकरण चाहिए। एक प्लेन यानी समतल है, उसका वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप, कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप, दोनों में इक्वेशन चाहिए। पॉइंट भी दिया है, नॉर्मल भी दिया है। चलिए आराम से कोशिश करते हैं, आराम से। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म की, और मेरी बात पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। वेक्टर फॉर्म में हमें क्या क्या चीज चाहिए समझिएगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में ये प्लेन है आपका, प्लेन पर एक पॉइंट है, प्लेन पर एक नॉर्मल है और उस नॉर्मल का वैल्यू दिया हुआ है, उस नॉर्मल का वैल्यू दिया हुआ है 7i प्लस 2j और प्लस 3k। उसके बाद प्लेन पर एक पॉइंट है जिसका हमें कोऑर्डिनेट नहीं, पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो इसी पॉइंट में आई जे के लगा दो, 3i प्लस 4j और माइनस 5k। पॉइंट निकल गया। चलिए अब इक्वेशन क्या होता है भैया इसका, इक्वेशन इज, फॉर्मूला क्या होता है, r माइनस अल्फा डॉट n बराबर 0। रखिए सबका वैल्यू आराम से।
आर माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है भाई, अल्फा मतलब पॉइंट, अल्फा मतलब पॉइंट, 3i प्लस 4j माइनस 5k डॉट एन, एन कितना है भाई, 7i प्लस 2j प्लस 3k बराबर 0। समझ गए क्या हुआ, आर अल्फा मतलब पॉइंट, फिर डॉट एन रख दिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कीजिए सॉल्व। कैसे करोगे, आर का डॉट पहले इससे कर लो, तो ये हो जाएगा आर डॉट 7i प्लस 2j प्लस 3k, फिर माइनस, आर का डॉट इससे हो गया, फिर माइनस, अब इसका इससे करो, तो कैसे डॉट करोगे, आई को, समझ रहे हो भैया, इन दोनों का डॉट बारी बारी इससे करोगे, तो आर का इस पूरे से करना था, लिख दिए, फिर माइनस भी लिख दिए, अब इस पूरे का इससे करना है तो करो, आई को आई से तो 21, जे को जे से तो 8, और के को के से तो -15 बराबर 0। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आर डॉट 7i प्लस 2j प्लस 3k, तो ये कितना हो जाएगा, 21, 8, 29 में से 15 गया 14, तो -14 उधर गया तो प्लस का 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा फॉर्म आ गया जी, ये तो भी वेक्टर फॉर्म निकाले हैं, अब हम इसका क्या निकालेंगे, कार्टेशियन फॉर्म भी निकालेंगे। चलिए इसको पॉज करिए, नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आइए, कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप, ये है प्लेन, तो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो कैसे निकलेगा, तो जो नॉर्मल दिया है उसमें से आई जे के हटा दीजिए, नॉर्मल यही दिया हुआ है, इसमें से आई जे के हटा दीजिए, यही डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, 7 2 3, 7 2 3। और प्लेन पर पॉइंट दिया है उसका कोऑर्डिनेट चाहिए, वो कितना है, 3 4 -5, 3 4 -5। अब हो गया, डायरेक्शन रेशियो कहां से मिला समझ गए, नॉर्मल में से ही आई जे के हटाए तब मिला, पॉइंट तो दिया हुआ था। तो इक्वेशन इज क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। रखिए, a मतलब डायरेक्शन रेशियो जो 7 है, x माइनस x1 जो 3 है, b मतलब डायरेक्शन रेशियो जो 2 है, y माइनस y1 जो 4 है, ये x1 y1 z1 है, ये abc है, abc x1 y1 z1, डायरेक्शन रेशियो मतलब abc, पॉइंट मतलब x1 y1 z1, y1 कितना है 4, c कितना है हमारा, c मतलब डायरेक्शन रेशियो 3, z माइनस z1 -5 है +5, अरे कंफ्यूज मत करना भाई, ये है तुम्हारा a b c और ये है आपका x1 y1 z1। चलो 7 से करो मल्टीप्लाई, तो 7x माइनस 21 2y माइनस 8 3z प्लस 15 बराबर में 0। तो फाइनल जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा बोलिए, 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y प्लस 3z, ये हुआ
-21 -8 -29 अब +15 -14 उधर जाएगा तो +14। ये आपका आंसर हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में। बताइए कितना आसान है, बताइए कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने आपको प्लेन यानी समतल का 2 फॉर्म बता दिया, एक जनरल वाला और एक 1 पॉइंट वाला। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखेंगे। प्लेन में बहुत सारा टॉपिक है, धीरे धीरे सारा टॉपिक हम कवर करेंगे, फिर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग रखते हैं इतना ही पर, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस चैनल का काम पसंद आता होगा, और अगर आता हो और आपके काम का हो तो अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आपके बाकी मित्र भी रख सके, पढ़ सके और हमारा भी ग्रोथ हो सके। क्या चलिए, तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।